हाय लिटरेचर गाइस। आज हमारा नेक्स्ट राइटर है विलियम बटलर यीट्स, जो कि एक आयरिश पोएट हैं और इन्हें डब्ल्यू बी यीट्स कहते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है 1865 से 1939 के बीच रहा है। विलियम बटलर यीट्स लेट 19th सेंचुरी और ये अर्ली हाफ 20th सेंचुरी के बीच के राइटर रहे हैं। इनका बर्थ होता है 1865 में डबलिन, जो कि आयरलैंड में है। ये आयरिश पोइट हैं। हमें ये याद रखना है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, कौन से पोएट किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। डेथ जो होती है 1939 में रॉकबर्न में इनकी डेथ होती है। आयरिश पोएट बिलोंग टू आयरलैंड, ठीक है। नोबेल प्राइज़ मिलता है इन्हें 1923 में 1923 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है विलियम बटलर यीट्स को। अब देखो इन्होंने क्या किया। एबे थिएटर, जो कि नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड था, जो क्या था, एबे थिएटर, एक ग्लोबल थिएटर भी है, ये एबे थिएटर था, ठीक है। ये कौन सा थिएटर था? एबे थिएटर, जो कि क्या है, नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड है। ये एस्टेब्लिश होता है एबे थिएटर 1904 में। और ये कहाँ पे है? सिचुएटेड इन डबलिन। कहाँ पे? डबलिन में। और इसके जो फाउंडर थे वो थे डब्ल्यू बी यीट्स एंड लेडी ग्रेगरी और डब्ल्यू बी यीट्स इसके फाउंडर थे। आयरिश प्ले राइट्स हु एसोसिएट विद एबे थिएटर। अब आयरिश प्ले राइट से कुछ आयरिश लिटरेचर पर्सन हैं जो कि क्या थे, एबे थिएटर से एसोसिएट थे, जुड़े हुए थे। तो पहले तो डब्ल्यू बी यीट्स, जो ये अभी जिनके बारे में हम पढ़ रहे ये तो थे। फिर लेडी ग्रेगरी ये भी थी। और फिर जे एम सिंजे और सीन ओ केसी, जे एम सिंजे, सीन ओ केजी भी एबे थिएटर से एसोसिएट थे। तो दोस्तों 1907 में द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये एक प्ले है, एक ड्रामा था जो कि जे एम सिंजी का था। इसके कारण जो ऑडियंस में रॉइट्स हो जाते हैं और जे एम सिंजी को अरेस्ट कर देती है। किस कारण? इमोरल एंड इनडिसेंट प्ले, मतलब कि ये अनैतिक प्ले है और इनडिसेंट प्ले है, ठीक है। इसके लिए पुलिस इसे अरेस्ट कर देती हैं जे एम सिंजी को। वो थिएटर में क्या चल रहा था? द प्ले बॉय ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। ये एक ड्रामा था, ये चल रहा था, प्ले था। इन 1926 सीन ओ केसी द प्लो एंड द स्टार कॉज रॉइड इन ऑडियंस। और 1926 में फिर ऑडियंस में क्या होता? रॉइड्स हो जाते, दंगे हो जाते द प्लो एंड द स्टार जो प्ले थे इनके लिए। In 1915, Abbey Theatre was damaged by fire during the run of the Plow and Stars. फिर से द प्ले बॉय, अच्छा, फिर से क्या होता है? 1915 में क्या था? इससे पहले ये डैमेज हो जाता है। किस कौन से प्ले चल रहे थे? द प्लो एंड द स्टार्स के कारण ये डैमेज हो जाता है। और 1966 में एबे थिएटर वॉज रिबिल्ड, और 1966 में एबे थिएटर को पुनः बनाया जाता है। सो नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या होता है कि द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल हो जाता है। आयरिश लिटरेरी रिवाइवल, पुनर्जागरण हो जाता है आयरिश लिटरेचर का, ठीक है। तो इसे इसे ये भी कहते हैं द आयरिश लिटरेरी रिनासा, इसे रिनासा भी कहते हैं। और इसका निक नेम भी है द कल्टिक ट्विलाइट। इसका क्या है? निक नेम है द कल्टिक ट्विलाइट, ओके। तो जो ये आयरिश लिटरेरी रिवाइवल होता है, ये होता है लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के बीच में, ठीक है। रिवाइवल ऑफ नियर इंटरेस्ट इन आयरलैंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जो रिवाइवल था ना, वो आयरलैंड की जो लिटरेचर है, जो लिटरेचर में जो लैंग्वेज है उसके उसमें था ये रिवाइवल। क्या था? आयरलैंड की लैंग्वेज इन लिटरेचर, ठीक है। डब्ल्यू बी यीट्स वॉज अ ड्राइविंग फोर्स इन आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। और डब्ल्यू बी यीट्स क्या थे? इनमें ड्राइविंग फोर्स थे जो लिटरेरी रिवाइवल हुआ आयरलैंड का। नेक्स्ट एक क्लब और आता है राइमर क्लब्स। राइमर क्लब्स क्या है? ग्रुप्स ऑफ लंदन बेस्ड मेल पोएट इन 1890 to 91। मेल पोएट का एक ग्रुप है
लंदन बेस्ड, ठीक है। और 1890 टू 91 के बीच ये क्लब्स था। और इसके जो फाउंडर थे वो थे, एक तो W.B. येट्स थे और दूसरे अर्नेस्ट राय। कौन थे? अर्नेस्ट राय पब्लिश 2 वॉल्यूम इनवर्स। और इस क्लब ने 2 वॉल्यूम इनवर्स जो है पब्लिश किए। फर्स्ट द बुक ऑफ द राइमर्स क्लब, जो कि 1892 में आई, द बुक ऑफ राइमर्स क्लब 1892 में। द सेकंड बुक ऑफ राइमर्स क्लब 1894 में आई। अब कुछ एग्ज़ाम पॉइंट देख लेते हैं W.B. येट्स के, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट W.B. येट्स। पहला पॉइंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है, येट्स ज्वाइन थियोसॉफिकल सोसाइटी। येट्स ने क्या की? थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया। नेक्स्ट है, येट रोट प्रीफेस टू गीतांजलि। गीतांजलि किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। इसे सॉन्ग ऑफरिंग्स भी कहते हैं, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की थी। और इसके लिए इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में, माफ़ कीजिएगा। तो येट्स रोट प्रीफेस ऑफ गीतांजलि, सॉन्ग ऑफरिंग्स बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें, स्टार पॉइंट है, W.B. येट्स बायोग्राफी इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। ये लिखी है W.H. ऑर्डन ने, रिटन बाय W.H. ऑर्डन। और इन 1923 अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, फर्स्ट आयरिश नोबेल लिटरेचर, जो कि आयरलैंड का फर्स्ट नोबेल लिटरेचर था, जो कि W.B. येट्स को मिला है 1923 में। फॉर हिज ऑलवेज इंस्पायर्ड पोएट्री, जिन्होंने क्या किया? इंस्पायर्ड किया पोइट्री को, विच इज़ अ हाईली एरिस्टिक फॉर्म, गिव्स एक्सप्रेशन टू द स्पिरिट ऑफ अ होल नेशन, ठीक है। जो कि क्या है? आत्मा है पूरे नेशन की, ठीक है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है W.B. येट्स के बारे में। 1889 में येट्स एक लेडी से मिलते हैं, उनका नाम है मॉट गॉने। मॉट गॉने एक्ट्रेस और ब्यूटीफुल और फेमिनिस्ट हैं, और इनको 9 दिन के इनके साथ रहते हैं और इनसे प्यार हो जाता है, ठीक है। 1891 पर्पस्ड हर फॉर मैरिज एंड सी रिजेक्ट। और 1891 में W.B. येट्स मॉट गॉने को पर्पस करते हैं और वो रिजेक्ट कर देती है। और 3 टाइम पर्पस रिजेक्टेड, वो कितने बार? 3 बार रिजेक्ट कर देती है उनके पर्पस को, ठीक है, मैरिज के पर्पस को। फाइनली मॉट गॉने मैरिड अनदर मैन एंड डाइवोर्स। मॉट गॉने क्या करती है? दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है और उनका डाइवोर्स हो जाता है। एट लास्ट येट्स आस्क मॉट गॉनेज डॉटर, जो कि उनकी एक बेटी होती है मॉट गॉने की, 22 ईयर ओल्ड, टू मैरिज हिम, और सी ऑल्सो रिजेक्ट। मॉट गॉने की बेटी को भी प्रपोज करता है कौन? W.B. येट्स, जो कि 22 साल की होती है, और उसे भी वो भी क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती है। अब बात करते हैं नोटेबल प्ले एंड पोएट्री कलेक्शन की W.B. येट्स की। द लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर, जो कि 1894 में आई। ये एक प्ले है, किसका? W.B. येट्स का, द लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर, 1894। कैथलीन नी हॉलीहन 1902 में आया। रोल प्ले बाय मॉट गॉने, ये एक प्ले है कैथलीन नी हॉलीहन, जो कि 1902 में, जिसमें रोल किया था एक लेडी थी उनके करियर में, मॉट गॉने एक्ट्रेस, उन्होंने इसमें रोल किया था। ये एक प्ले है। द किंग्स थ्रेशोल्ड, ये भी इनका एक प्ले है येट का, द किंग्स थ्रेशोल्ड। फर्स्ट प्ले टू बी परफॉर्म्ड, जो पहला प्ले है इनका W.B. येट्स का जो परफॉर्म्ड हुआ था, द लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर। लास्ट प्ले है इनका डेथ ऑफ कुचुलेन, लास्ट प्ले इनका डेथ ऑफ कुचुलेन। अब पोइट्री की बात करें, इनकी पोइट्री है द काउंटेस कैथलीन, जो कि 1892 में आई, एंड वेरियस लीजेंड्स एंड लिरिक्स, जो इनका
एक पोइट्री फॉर्म है और लिरिक्स भी हैं। 1892 में ये पब्लिश हुआ और डेडिकेट टू मॉड गोना, इन्होंने ये किसको डेडिकेट किया? जो लेडी थी उनके कैरियर में आई थी, उनके जीवन में, उसे इन्होंने डेडिकेट किया। द काउंटेस कैथलीन 1892 में एंड वेरियस लीजेंड्स एंड लिरिक्स 1892 में, ये पोइट्री में है इनकी, डेडिकेट टू मॉड गोना। इन द सेवन वुड्स, ये भी 1903 में आया। इन द सेवन वुड्स पोएम है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अदर पोएम्स 1916 में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर पोएम्स। द वाइल्ड स्वान्स एंड एट कूल, वाइल द वाइल्ड स्वान्स एट कूल इन 1919 में आया इनका। फिर इनकी पोइट्री माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर, माइकल रॉबर्ट्स एंड डांसर 1931 में ये आई इनकी पोएम। फिर इनकी द टावर है जो 1921 में आई, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट है इनकी द वाइंडरिंग स्टेयर एंड अदर पोएम्स, द वाइंडिंग स्टेयर्स एंड अदर पोएम, जो कि 1933 में आई इनकी पोएम। नेक्स्ट बात करते हैं विलियम बटलर येट्स की इम्पोर्टेंट पोएम्स की। तो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ येट्स पोएम है द वंडरिंग्स ऑफ ओसिन एंड अदर पोएम्स, जो कि 1889 में आई। इनमें जैसे पोएम है स्टोलन चाइल्ड, ये इसी के अंदर है, स्टोलन चाइल्ड 1889 में। नेक्स्ट है द कल्टिक ट्वेलाइट, जो कि ये पोएम है इनकी, ये 1893 में पब्लिश हुई। द कल्टिक ट्वेलाइट जो आयरलैंड का लिटरेरी रिवाइवल था, उसको भी निकनेम दिया गया द कल्टिक ट्वेलाइट, ये एक पोएम भी है। द रोज 1893 में। द लेक इज ले ऑफ इनिसफ्री, द लेक इज ले ऑफ इनिसफ्री, जो कि 1890 में आई। इसमें जो टर्म आए हैं, इंटेंशंस टू गो टू इनिसफ्री, बिल्ट स्मॉल कैबिन ऑफ क्ले एंड वेल्टलेस, ठीक है, ये इसी पोएम का एक लाइन है। इंटेंशंस टू गो टू इनिसफ्री, बिल्ट स्मॉल कैबिन ऑफ क्ले एंड वर्ल्टलेस। एस्टर, जो कि 1916 में आई थी इनकी पोएम, गुड पोएम है, एग्ज़ाम में आता रहता है। इसकी लाइन है ऑल चेंज्ड अटरली आ टेरिबली ब्यूटी इज़ बॉर्न। थीम ऑफ, इसकी जो थीम थी वो थी इमोरलिटी, अनैतिकता जिसे कहते हैं, इमोरलिटी। टेकिंग अबाउट डेड आयरिश फाइटर्स, जो कि लिया गई है, जो फाइटर थे, आयरिश फाइटर्स थे, डेड, जिनकी मृत्यु हो चुकी, हु सेक्रीफाइड देयर लाइफ एंड बिकेम इमॉर्टल, जो कि क्या हुए, देश के लिए जिन्होंने प्राण न्यौछावर किया उनके लिए थी ये, ठीक है, इमोरलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी द सेकंड कमिंग, जो कि 1920 में आई। सेकंड कमिंग, इनमें 22 लाइन्स है। तो सेकंड कमिंग में प्रोफिसिस दैट क्राइस्ट सेकंड कमिंग इज ड्यू एनार्की कॉज एवरीवेयर, मतलब जो अत्याचार हो रहा है इस दुनिया में या अनार्की है, ठीक है, अनार्की, उसके कारण गॉड का कम होगा, भगवान जीसस क्राइस्ट आएंगे। तो ये सेकंड कमिंग में लिखी गई है 1920 में। ओपनिंग लाइन है इसकी, टर्निंग इन द वाइडरिंग जायरे, द फैल्कॉन के नॉट हेयर द फैल्कॉन। लास्ट लाइन है स्लॉचिस टूवर्ड्स Bethlehem to be born, slouches towards Bethlehem to be born. Novel title is taken from Yeats the Second Coming. ये नोबल भी लिए गए हैं, जो सेकंड कमिंग की पोएम आई थी उन कई राइटर्स ने नोबल लिए, जैसे थिंग्स फॉल अपार्ट, चिनुआ एचीवे ने एक नोबल लिखा, सेकंड कमिंग से लिया, थिंग्स फॉल अपार्ट। द सेंटर कैन नॉट होल्ड माई जर्नी थ्रू मैडनेस, एलन सक ने लिया द सेंटर कैन नॉट होल्ड माई जर्नी
through madness. And answer, slouching towards Bethlehem, Bethlehem, टॉन सिडोन टॉन सिडोन ने ये इनके नोवेल लिया है किससे, सेकंड कमिंग के लाइनों से, स्लॉचिंग टूवर्ड्स बेथलेहम। ठीक है। नेक्स्ट इनकी पोएम है डेथ, W.B. Yeats की। एन एनिमल नाइदर fear death nor hope for life after death, so he will die with animals lack of awareness of death। अब देखो डेथ में क्या बोला है, डेथ में ये बोलते हैं कि जो एनिमल होता है उसे ना तो फिक्र रहती है मृत्यु की और ना ही जीवन जीने की। आफ्टर डेथ सो ही विल डाई, अगर वो मरेगा, विद एनिमल्स लक ऑफ अवेयरनेस ऑफ डेथ, उसे कुछ पता नहीं रहता डेथ के बारे में। तो डेथ पे इनकी एक पोएम थी। ठीक है। द टावर जो कि 1929 में आई और अच्छी पोएम है। इनमें दो पोएम है, सेलिंग टू बाइजेंटियम और लीडा एंड द स्वान, जो कि 1928 में आई है। ठीक है। और टावर जो इनका जो वो था 1928-29 में पब्लिश हुआ है। सेलिंग टू बाइजेंटियम जो कि 1928 में आई, इसकी फर्स्ट लाइन है देयर इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ओपनिंग लाइन है इसकी, ग्रोइंग ओल्डर फीलिंग आउट ऑफ टच विद द न्यू जनरेशन, फीलिंग सरप्लस वेटिंग फॉर डेथ, थॉट्स व्हेन वी रिच एट सर्टन एज। मतलब इसमें ये बोला है कि जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है ना, तो वो क्या होता है, आउट ऑफ टच हो जाता है न्यू जनरेशन से, और फीलिंग सरप्लस वेटिंग फॉर डेथ, और अपनी मृत्यु का वेट करना शुरू कर देता है। थॉट्स सोचने में, व्हेन वी रिच अ सर्टन एज, क्योंकि हम क्या हैं एक निश्चित एज के लिए आए हैं। ये पोएम जो है सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये ओटिवा राइम में आई है। जर्नी टू बाइजेंटियम जो कि जो W.B. Yeats की जर्नी थी, W.B. Yeats ने जर्नी की बाइजेंटियम तक की, जो कहाँ पड़ता है, कॉन्स्टेंटिनोपल, एज अ रियली फॉर स्पिरिचुअल जर्नी। ये क्या है, इनकी स्पिरिचुअल जर्नी है। पता है आपको कॉन्स्टेंटिनोपल किसे कहते हैं, कुस्तुनतुनिया है इसका पुराना नाम। ठीक है। इनमें फ्रेज आई है सेलिंग टू बाइजेंटियम जो कि 1928 में पब्लिश हुई। इसमें एक फ्रेज है, फ्रेज क्या है, द आर्टिफिक ऑफ एटर्निटी, ये फ्रेज है। और मॉन्यूमेंट ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, मॉन्यूमेंट ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, ये फ्रेज है किसकी, बाइजेंटियम पोएम की। नेक्स्ट लीडा एंड द स्वान जो कि 1928 में पब्लिश हुआ है। ये भी इनका एक पोएम है। ये एक सोनेट मानो इसे, सोनेट है जो कि 14 लाइन का होता है। ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है। एक है जीएस, एक है लीडा। ठीक है। जीएस अडॉप्ट फ्रॉम द स्वान रेप द गर्ल, ये एक अडॉप्ट किया जाता है किसी के द्वारा, स्वान की द्वारा, और रेप द गर्ल, इसमें क्या होता है, मुझे लग रहा है किसी का रेप होता है इस पोएम में। एंड लीडा इम्प्रेग्नेंट हर चाइल्ड, उसका बच्चा हो जाता है। हेलन ऑफ ट्रॉय दैट ब्रिंग्स ट्रोजन वॉर, और इसमें क्या है, हेलन ऑफ ट्रॉय और ट्रोजन वॉर की कहानी इसमें है। एंड द ग्रीक एंड ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन, और इसमें ये बताया गया है कि इस पोएम में क्या होता है, ग्रीक सिविलाइजेशन का अंत हो जाता है। ठीक है, इसमें ट्रोजन वॉर के बाद। सो नेक्स्ट पोएम है अंडर द बैन बलबैन जो कि 1938 में पब्लिश हुई, राइट की है इन्होंने। तो ये 94 लाइन की पोएम है और पब्लिश हुई है 1939 में। ठीक है। राइट बिफोर 1 ईयर ऑफ हिज डेथ, W.B. Yeats की डेथ के 1 ईयर पहले ये पोएम लिखी उन्होंने 1938 में, अंडर बैन बलबैन। तो लास्ट 3 लाइन ऑफ पोएम है कास्ट अ कोडेज, कास्ट अ कोडेज, 1 लाइफ 1 डेथ, हॉर्समैन पास बाई। ठीक है। ये लास्ट लाइन है किसकी, अंडर बैन बलबैन की, कास्ट अ कोडेज, 1 लाइफ 1 डेथ, हॉर्समैन पास बाई। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दीज लाइन आर कर्व्ड ऑन हिज ग्रेव साइड एट ईपीटैप टॉम स्टोन ऑफ W.B. Yeats। W.B. Yeats के ग्रेव साइड या ईपीटैप पे ये लाइन है। टाइटल फ्रॉम अंडर बैन बलबैन, हॉर्समैन पास बाय, नोबल बाय लॉरी मिल मुले मर्ली।
ये टाइटल या हॉर्समैन पास बाय नोवेल है, ये है लॉरी मी मुरले। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यीट्स के बारे में। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आर यीट्स पोएम, एग्नस एनगस आयरिश गॉड है, और कुचुलैन और एनगस ए, एचन ए, एनगस और कुचुलैन। यीट्स यूज सिंबॉलिक वे इन हिज पोएम्स। यीट्स ने क्या सिंबॉलिज्म यूज़ किया है अपनी पोएम में। यीट्स डिक्लेयर हिमसेल्फ लास्ट रोमांटिक्स। यीट्स ने अपने आप को लास्ट रोमांटिक्स डिक्लेयर कर दिया था इन द पोएम कूल पार्क एंड बैलिली। कूल पार्क एंड बैलिली जो कि 1931 में पब्लिश हुई, इसमें यीट्स ने अपना आप को लास्ट रोमांटिक क्या कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। यीट्स सेड वी वर द लास्ट रोमांटिक्स चूज फॉर थीम ट्रेडिशनल सेंसिटी एंड लवलीनेस। यीट्स ने कहा कि वी वर द लास्ट रोमांटिक्स चूज फॉर थीम ट्रेडिशनल सेंसिटी एंड loveliness. Thanks for watching guys.